हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपकी अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जैसा कि हम यहाँ पर पिछले मंडे को हमने टैलेंट खोज प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया था। सभी फ्रेंड्स ने सीडीपी का टेस्ट दिया था, है ना। तो आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का करने वाले हैं, क्योंकि पिछले हम कई दिनों से हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि आज आप सबका आकलन भी हो जाएगा और मैं भी देख लूँ कि मेरे साथी कितना कहाँ तक तैयारी कर चुके हैं, कितनी उनकी तैयारी भी बाकी हुई है ना। तो उसके हिसाब से हम अपनी अगली तैयारी को रखेंगे। और आपको हर संडे को रात्रि के 9 बजे आपका ये टेस्ट रहा करेगा, है ना। रात्रि के 9 बजे हर सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। तो अपना आकलन कीजिए और ये 30 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं कि आज का सेशन कैसा है। वैसे आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वीडियो को बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। अगर आप वीडियो के बीच से ही चले जाएंगे तो आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आज टैलेंट खोज प्रतियोगिता होने वाली है, आज इसमें 10, पिछली बार तो हमने 3 सेलेक्ट किया था लकी ड्रॉ पर इस बार हम कितने करेंगे, 10 लकी ड्रॉ बनाएंगे यहाँ पर, है ना। बस उनकी राशि को थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर कितना करेंगे, 10 लकी ड्रॉ आज हम चुनेंगे यहाँ से, है ना। उसमें भी 10 लकी ड्रॉ जो चुनेंगे 60% उनका रहेगा। क्या रहेगा, 60% उनका रिजल्ट 30 में से होना चाहिए, है ना। तो आप सभी आंसर कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर करके आइए। सभी लोग अभी तक में शेयर जिसको नहीं किया है सबको सबसे पहले आप शेयर करके आइए, है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं मेहनत करके कंटेंट ला रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों तक जाए। फ्री मॉक टेस्ट है, आपको कोई रेंज यहाँ पर पैसे लगने वाले नहीं है, तो निःशुल्क है। तो कम से कम इतना तो कीजिए कि मैम के लिए शेयर कर दीजिए, यही चार्जेस समझ लीजिए। तो शेयर करके आइए, ईमानदारी से कीजिए, है ना अपना काम। अब बीच बीच में आप शेयर करते रहिएगा। जैसे लगता कि आपके साथी नहीं जुड़ पाए तो आप बीच में शेयर कर दीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, है ना। चलिए, तो जैसा आपको मालूम है कि डेली के रात्रि 9 बजे यहाँ पर आपकी क्लासेस रहती हैं, है ना। तो आज यहाँ पर भी उसी टाइम पर यहाँ क्लासेस हो रही हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और लाइक यहाँ पर भी प्रेस करके जाइए बटन, है। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक करके जाइए, है ना। और शेयर करना तो आपका दायित्व है, फर्ज है, ये आपको बिल्कुल निभाना है। क्योंकि ये जो दायित्व होता है अपन को निभाना ही पड़ता है, चाहे जिस स्थिति में निभाएं। तो आपको भी यहाँ पर निभाना है, शेयर करना है। चलिए, तो क्वेश्चन ओपन करने से पहले सबसे पहले देखते हैं आज अपने यहाँ पर देख लीजिए, टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए, सभी फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें, ताकि आपको डेली क्लासेस का जो इन्फॉर्मेशन रहता है तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है, PDF भी दिया जाता है और क्लासेस का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप रिविजन कर सकें। इसीलिए PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं, ना कि रखने के लिए नहीं, है ना, आप सबके लिए ही है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर मैं प्रतिबद्ध हूँ आप सबकी तैयारी को लेकर के, तो आप सब भी प्रतिबद्ध हो जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, है ना। चाहिए क्या, आपकी सफलता चाहिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ें, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, है ना। जल्दी हम मैं टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ। 150 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में होंगे। इसके लास्ट जो ये यहाँ पर मॉक टेस्ट टैलेंट खोज प्रतियोगिता चल रही है, इसके लास्ट जैसे सारे सब्जेक्टों का हो जाएगा वैसे ही हम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज लाएंगे। लेकिन आज का टारगेट अब मैं आपको बता देती हूँ कि आज का टारगेट अपना क्या है। 100 लाइव आपका होना चाहिए, है ना। आज 100 लाइव प्लस होना चाहिए, आपके सभी फ्रेंड जुड़ने चाहिए। मैं आपको बताए दे रही हूँ कि हमारा ये टारगेट है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए, तो ये टैलेंट खोज प्रतियोगिता सेकंड है, एक बार हो चुकी है, मंडे को हुई थी पिछली बार, अब संडे को आज हो रही है। और आपके हर संडे को यहाँ पर टैलेंट खोज प्रतियोगिता होगी, है ना। और 10 उम्मीदवार आज से यहाँ से चुने जाएंगे। आप में से ही कोई फ्रेंड होंगे, चलिए, जिनको लकी ड्रॉ हम यहाँ पर विजेता घोषित करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने क्वेश्चन आज के हैं सभी कंपटीशन एग्जाम से मैं सेलेक्ट की हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी कंपटीशन एग्जाम से है। मैंने मॉडल पेपर खुद ही स्वयं मैंने अपने तैयार किया है, तो ध्यान दीजिएगा, सभी का आंसर कीजिएगा और लास्ट में भी बताइए कि मेरे कितने नंबर आए हैं। मैं आपको वैसे भी रिजल्ट बताऊंगी, लेकिन आप भी बताइएगा ईमानदारी से। और अपना नंबर, अपना नाम और अपना ये मोबाइल नंबर और साथ ही अपना नाम और ये जितना नंबर आपके यहाँ पर आएंगे, अब सब आप यहीं पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, ये हर कंपटीशन एग्जाम में बनता है। देख लीजिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, बताइए, आंसर कीजिए कि कौन सी ऐसी तिथि है कि जहाँ पर राजभाषा बनाने की, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। क्या 15 अगस्त 1947 को लिया गया था, या 26 जनवरी 1950 को लिया गया था, या थर्ड ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को। आंसर कीजिए, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, हर एक फ्रेंड्स मेरा करेंगे आप आंसर, साथ ही साथ शेयर, है ना। चलिए, ये दोनों कंपलसरी है आपके लिए, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर किफायत नहीं दी जाएगी।
तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? आई थिंक सभी को मालूम होगा क्या है, 14 सितंबर यहाँ पर 1949 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, है ना, तो क्या हो जाएगा? 1949 हो जाएगा। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से सभी पार्ट से आज के जो क्वेश्चन है, हिंदी से वर्णमाला है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है और छंद है, अलंकार है, सभी से क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं। तो आप आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। आज आपको दिख जाएगा कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुँच चुका है ना। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि ओ और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। आपके जो ओ वर्ण होते हैं और अ वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए? क्या नासिक कहलाते हैं? हमने वर्णमाला में एक क्लास पढ़ लिया है, हमने देख लिया है कि क्या कहलाते हैं वहाँ पर। क्या नासिक कहलाते हैं या मूर्धन्य कहलाते हैं या ओष्ठ कहलाते हैं या कंठोष्ठ कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए, आंसर कीजिए। ओ और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक तो आपको मालूम है कि अइया है, अड़ा है, ना है, ये सब बोले जाते हैं। अइया है, अड़ा है, ये सबको आपको क्या नासिक बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। मूर्धन्य, ये मूर्धन है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ हमने ये भी समझ लिया। तो ये भी आपका ओ औ नहीं है ना। उसमें आएगा टबर्ग आएगा, पहले कंठ में आता है कबर्ग, फिर तालु में आता है चबर्ग, कंठ तालु मूर्धा में आता है टबर्ग, तो ये आपका मूर्धा में आ जाएगा टबर्ग आ जाएगा। तो वो भी आपका ये ओ और में नहीं आता है ना। ओष्ठ की जब बात आए, किसकी बात आए? ओष्ठ की बात आए, तो ये ओ आप बोलिए, क्या ओठ से आप बोलते हैं? ओ सही है, ओठ से बोला जाता है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि दोनों वर्ण कहलाते क्या हैं? क्या ओष्ठ कहलाते हैं, कंठोष्ठ कहलाते हैं? आपको मालूम है कि ये जो ओ और औ है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? यहाँ पर हम कंठ में भी यूज करते हैं। कहाँ करते हैं इसका हम यूज? कंठ में भी करते हैं ना। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो आप यहाँ पर बोलते हैं, जब औ बोलते हैं, औ, अब जब औ बोलते हैं तो आपको क्या मिलता है? आ और मिलता है और आ प्लस ऊ भी मिलता है, औ, तो ये ऊ भी मिलता है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्या हो गया? तो आ तो आपका कंठ हो गया, है ना। अब आपका ऊ क्या हुआ? ऊ आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि ओ और आ और ऊ से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कंठ, ये तो कंठ हो गया, ये ओष्ठ हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बनाए? कंठोष्ठ बनाए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरी ट्रिक, है ना। नहीं आया होगा तो बिल्कुल बताइएगा। और वर्णमाला क्लास आप देख लीजिए, नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स में समझाई हूँ, है ना। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे आंसर करने से पहले आप सब आंसर कीजिएगा, ठीक है, तभी आपका आंसर मान्य होगा। सॉरी मैं 2 क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दे पाई, ध्यान नहीं था मुझे। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से समय दूंगी 1 सेकंड के लिए, तो आप आंसर कीजिएगा। वैसे मैं आसान से बताती हूँ, तो आप सब आंसर मेरे करने से पहले जरूर बताइएगा, है ना। तो चलिए तभी वो आंसर मान्य होगा कि मेरे बताने से पहले आप लोग बताएंगे, वही आंसर मान्य होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन कि उज्ज्वल में कौन सी संधि का उदाहरण है? जो उज्ज्वल है शब्द है, अब बता, इतना मैं आपको समय दे रही हूँ, आसान से समझा रही हूँ, तब तक मैं आप सब आंसर कर लेंगे, है ना, उम्मीद करती हूँ। चलिए समय काफी दे रही हूँ। उज्ज्वल में कौन सी संधि का उदाहरण है? क्या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। उज्ज्वल में कौन सी संधि का उदाहरण? उज्ज्वल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये जितने कंपटीशन एग्जाम बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा संधि में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट संधि कौन सी होगी? कौन सी संधि होगी मालूम है आपको? वो व्यंजन संधि हो। कौन सी होगी? व्यंजन संधि। रीजन क्या है कि रीजन ये है कि उसमें 14 से 15 रूल है व्यंजन संधि में, है ना। क्या है? 14 से 15 रूल है, इसलिए क्योंकि स्वर संधि को तो मालूम है, दीर्घ हो जाएगा, छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाएगा। आपको वृद्धि संधि के मालूम है 2 मात्राएं होती, गुण में भी आपको नॉर्मल 1 मात्राएं दी जाए। यण संधि में या हुआ का भी रूल रहता है, वो भी आपको मालूम हो जाता है ना। तो कुछ ऐसी तरह से स्वर तो आपको आसानी हो जाता है। आपका विसर्ग भी इतना ज्यादा उसमें टफ रूल नहीं है। रूल जिसमें ज्यादा है 14 से 15 रूल व्यंजन संधि में, वही से आपसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ये उसी व्यंजन संधि का ये उदाहरण है ना। उज्ज्वल क्या है? जब आप तोड़ोगे उज्ज्वल को तो क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल हो जाएगा, है ना। तो ये व्यंजन संधि का जो रूल है वो क्या कहता है? जब आप संधि विच्छेद करते हो तो आपको क्या मिलता है? उत मिलता है ना, उत मिलता है। तो व्यंजन संधि का रूल कहता है आपका कि अगर ता के बाद, जैसे ये आपका ता है, तो ता के बाद, और ये आपको क्या है? ज्वल है, ये आपका ज्वल है। तो कहता है आपका रूल कि ता के बाद अगर कोई ता के बाद जो वर्ण आते हैं, जाय आए या छाय आए, क्या है?
ताय आए छाय आए, तो वो क्या हो जाता, वो जाए और वो ताय और छा किस में बदल जाते हैं, वो जा में बदल जाते हैं, है ना। तो यही आपका जो ये ता है, आधा ता हलंत लगा है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही किसमें बदल जाता है, आधा जा में आपका बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आधा जा आपका, क्योंकि जल तो आपका ये पूरा है, तो ये तो हुआ आपका पहले से ही सब था। अब बचा क्या था आपके पास, उज बचा था, ये उज है ना, आधा जा और ऊ बचा था, क्योंकि जल तो आपने पार्ट में तोड़ दिया, 2 पार्ट कर दिए थे, तो ये तो आपका दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन जो पहला पार्ट था वही क्या कहता है कि जो आधा ताय आए छाय आए, तो वही किसमें बदल जाता है, वो जा में बदल जाता है, किसमें, आधा जा में बदल जाता है। अगर कहेंगे तो मैं व्यंजन संधि का डिटेल आपको यहाँ पर समझा दूंगी, क्योंकि इस समय आप, मैं समझती हूँ कॉन्सेप्ट भी समझिए तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और यहाँ से हर क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन की। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको समय मिल रहा होगा आंसर करने, क्योंकि मेरे आंसर करने से पहले ही आपके आंसर मान्य होंगे, उसके बाद आपके आंसर मान्य नहीं होंगे। चलिए, बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन की। यहाँ पर 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कौन सा ऐसा उपसर्ग है जो आचार शब्द से, ये आचार शब्द है आपका, ठीक, ये आपका शब्द है, कोई आचार कोई शब्द है, अब इस शब्द के पूर्व लग जाएगा वो शब्द, तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। तो बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो आचार शब्द के पूर्व लगेगा तो उसका अर्थ क्या बदल जाएगा, जुल्म में बदल जाएगा। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या निर हो जाएगा, या अन हो जाएगा, या अति हो जाएगा, या दूर हो जाएगा, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताइए सभी लोग बताएं, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, बताएं इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बताइए क्यों हो जाएगा, क्योंकि रीजन ये है आपका कि उपसर्ग आपका आचार है ना, आचार तो संहिता भी लगती है, आचार कई वर्ड बनते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या लगा दिया इसमें, अति लगा दिया, तो क्या हो गया, अत्याचार हो गया, है ना, वो मतलब जुल्म हो गया। अब देख लीजिए अत्याचार टूटा कैसे, ये तो आपका क्या हो जाएगा, आचार है, आपको लग रहा है कि अति और आचार मिलकर अत्याचार कैसे बन सकता है, वो आपका रूल है ना, क्योंकि आप जब संधि विच्छेद करोगे, तोड़ोगे अत्याचार को, अगर आप तोड़ते हो तो किसमें तोड़ोगे, अत्याचार को, तो आप तोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, बताइए, ये आपका यण संधि का रूल है ना, तो ये अति आ जाएगा, अति, और ये आचार आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अति, यहाँ से ई निकल आएगा, और यहाँ से क्या निकल आएगा, आ निकल आएगा। तो ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं यण संधि में, या बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, या बनाते हैं। तो यही आपका या जो यहाँ पर, तो यहाँ पर अत्याचार यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका अत्याचार हो जाएगा, है ना। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है, चिरायु शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, बताइए क्या है राइट ऑप्शन है यहाँ पर। चिरायु शब्द में उपयुक्त कौन सा उपसर्ग है, आपको मालूम है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, मैं बता चुकी हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास यहाँ पर दे चुकी हूँ आप सबको। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन कीजिए, आप सबके लिए अवेलेबल कराया गया है ना, मैं मेहनत कर कंटेंट क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप सबकी तैयारी को बेहतर करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितनी क्लासेस यूट्यूब पर चलती हैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे रही हूँ साथ साथ, है ना। बिल्कुल ये नहीं चाहती कि आप आओ 1-1 घंटे मेरे यहाँ पर इस क्लास में ऑनलाइन पे, मैं अपने फायदे के लिए आपका 1-1 घंटे, क्योंकि समय बहुत मायने होता है। आप जीवन में सब कुछ कमा सकते हो, लेकिन समय जीवन में कभी नहीं कमा सकते हो, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, समय कभी भी किसी को भी दीजिए तो बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है ना। चलिए, तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, बताएं, ची है, चिर है, या यू है, या आयु है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिरायु में चिर हो जाएगा, है ना। रीजन ये है कि जब भी आप उपसर्ग तोड़िए, यहाँ पर उपसर्ग हो, या प्रत्यय हो, या संधि हो, या समास हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस शब्द को तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आपको आसान से वहां पर आपको अर्थ मिल जाएगा। तो जब आप चिरायु को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, चिरायु। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, चिरायु। जब आप चिरायु वर्ड बोलते हो तो आपको आप ऐसा आभास होता है, क्या मिल रहा है बाहर, पीछे से क्या वर्ड मिल रहा है, आयु। चिरायु जब बोलते हो तो आयु आपको वर्ड मिलता है ना, तो आपके पास ये आयु, पीछे से तो आपने आयु निकाल लिया, अब क्या बचा आपके पास, चिर बचा, क्योंकि ये अपना ये चिरायु, रा तो बड़ा था तो आपने आयु कर दिया उसका, चिरायु का आयु कर दिया, बचा चिर बचा। तो यही आपका उपसर्ग हो, क्योंकि आपके जो उपसर्ग होते हैं वो शब्दों के पहले लगते हैं ना, अब प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो ये आपका पहले लगा था, चिर लगा था, यही आपका उपसर्ग हो जाएगा, है ना। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आंसर कीजिए सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिए।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम अपने आंसर करते रहिए सभी लोग, ठीक है। अब मेरे आंसर करने से पहले आप लोग का आंसर मान्य होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं वो किन शब्दों से जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आ रहा है, यहाँ जितने भी कंपटीशन एग्जाम बन रहे हैं, मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 6 से 7 साल को मैंने देखा अब तक का, तो ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है बार बार, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को क्यों बन रहे हैं ना, इसके आगे पीछे का जितने पार्ट है सब आप पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा बताइएगा। यहाँ पर क्रिया से, यहाँ पर मैंने सारी क्लासेस यहाँ पर दे रखी है, व्याकरण पार्ट में प्लेलिस्ट के जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो जो कृदंत प्रत्यय है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, आंसर कीजिए सभी लोग। क्या संज्ञा शब्द से जुड़ते हैं, या सर्वनाम से जुड़ते हैं, या विशेषण से जुड़ते हैं, या क्रिया से जुड़ते हैं, बताइए, आंसर कीजिए। कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो आपको मालूम है कृदंत कहीं ना कहीं आपको क्रिया से, आप लोग आंसर, मैं आपको जैसे आंसर बोल देती हूँ तो मतलब आपका समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो कृदंत आपको क्या मालूम है, ये कृदंत कहीं ना कहीं क्रिया से रिलेट हो रहा है, क्रा से ये भी क्रिया हो रही है, ठीक। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब कृदंत हुआ क्यों, है ना, क्योंकि जो आपको ये क्रिया होती है वो क्रिया किसका मूल रूप, इसका क्या है, मूल शब्द क्रिया कहाँ से लिया गया है, ये धातु से लिया गया है। इसका जो मूल शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, धातु से लिया गया है ना। मतलब क्रिया हो, चलना, खाना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है ना। तो ये हुआ। अब इसी क्रिया को ही जो परिवर्तित रूप हम देते हैं, हम क्या लगा देते हैं क्रिया में ही हम, जैसे क्या हो गया, वो हो गया हंसना, हो गया हंस, हो गया हंस, क्या है, एक धातु है, हंस एक धातु है, चल एक धातु है, तो ये धातु है। अब इस धातु में आपने क्या किया, ना प्रत्यय लगा दिया। क्या कर दिया आपने, ना प्रत्यय लगा दिया, है ना। आपने चल में ना प्रत्यय लगाया तो क्या मिल गया आपको, चलना। क्या हो गया, चलना। तो चलना क्या हो गई, एक तरह से पूरी क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया हुई कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपके चल से हुई, जो कि एक धातु है। ये चल क्या है, धातु है। उसी धातु में हम पीछे क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत, है ना। क्रिया से ही बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं हम, कृदंत कहते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि बाकी जो ये आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होते हैं, तो इनसे जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तद्धित कहलाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं ना। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के हुए, एक हमारा क्या हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा, एक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाला हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा तद्धित हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ये हमारा ये कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए समाज से आशीष टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ट्रिक भी दे रही हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। बताइए, आंसर कीजिए, इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन। और अगर आपके साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर मैसेज किए हुए हैं, बहुत सारे साथियों को अभी रिप्लाई भी नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो शायद आपके द्वारा वहाँ पर जुड़ पाएं, आज अपने यहाँ पर आकलन कर पाएं, क्योंकि हिंदी व्याकरण का ये बहुत अच्छा सेशन है आज का, जो टेस्ट देने का, अपने आकलन करने का। तो यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, वही फ्री है। तो ध्यान दीजिए, सब चीज़ शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है, बताइए, पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है। आपको मालूम है कि पुरुषोत्तम शब्द एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा सेंस दे रहा होगा, है ना। चलिए, तो बताइए क्या है, क्या तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है। आंसर कीजिए। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन से ही ऐसा सेंस दे देती हूँ कि आपको आंसर मिल जाता है वहीं से, है ना। चलिए, तो बात बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए, बताइए इसका रीजन क्या है, मैं बताती हूँ आपको क्या क्यों होगा कर्मधारय। देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है कि एक पार्ट आपका क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा, विशेष होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे ये क्या है, पुरुषोत्तम है, ये क्या कह रहा है, पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषों में है जो उत्तम, है ना। भगवान श्री राम पुरुषों में है जो उत्तम, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये पुरुषों में उत्तम, उत्तम क्या है इसकी, उत्तम इसकी विशेषता है ना। अब पुरुष क्या है, विशेष हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मतलब एक पार्ट क्या है, विशेषण और विशेष। ध्यान रखिएगा, जैसे क्या है, आपको बता देती हूँ कर्मधारय समास का रीजन आपको, जैसे कॉन्सेप्ट में आपको बताती हूँ कि इसमें आपको विशेषता मिलेगी। जैसे क्या है, आपको बता देती हूँ, जैसे ये पुरुषोत्तम हो गया, नीला उत्पलम हुआ, नीला है उत्तम, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब नीला क्या है, नीलकंठ में नीला है कंठ,
तो वो नीला क्या है, एक विशेषता है। इसी तरह से इसमें कर्मधारय में क्या मिलती है, आपको विशेषता मिलती है किसी न किसी चीज की, है ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि बहुब्रीहि में तो आपको मालूम है कि ये आपका तीसरा अर्थ देता है ना। तो ये तो आपको देता नहीं कि बहुब्रीहि में आपको शब्द कोई और होगा, लेकिन अर्थ कोई और कुछ चीज देगा, है ना, कोई तीसरा अर्थ देता है। तो ये भी आपका नहीं हुआ। तत्पुरुष समास में भी आपको मालूम है कि यहाँ पर सारी जितनी होती कारक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये रोल होता है। अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है, तो ये भी आपको मालूम है। हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, समास की क्लास ले चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लास ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दशानन किस प्रकार का शब्द है, बताइए। दशानन किस प्रकार का शब्द है, क्या रूढ़ है या यौगिक है या योग रूढ़ शब्द है या इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बताइए, इतना भी आसान नहीं है। आपको लग जरूर रहा है, यहाँ पर आपको लगेगा जैसे मैं आंसर कर देती हूँ तो बहुत आसान क्वेश्चन लगने लगते हैं ना, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता। तो वहाँ पर समझ में कैसे आएगा, आप कॉन्सेप्ट लेकर के जाओगे, है ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि जितने साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो बिल्कुल डाउट में जाए। यहाँ से आपको बिल्कुल डाउट में नहीं जाना है ना, जितने डाउट है यहीं से क्लियर करना है, इसी प्लेटफॉर्म से, ओम शिव शक्ति क्लासेस से। जो भी डाउट है यहाँ से क्लियर करके आपको जाना है ना। चलिए तो बात करते हैं कि दशानन किस प्रकार का शब्द है, क्या रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। आंसर करें। आई थिंक आपको डिस्कस में बीच में ही मैं आपको इतना टाइम दे देती हूँ कि आप आंसर कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, है ना। यौगिक शब्द हो जाएगा। रीजन क्या है बताइए, दशानन में रीजन क्या है, क्यों नहीं हो सकता, रूढ़ क्यों नहीं हो सकता, क्यों यौगिक नहीं हो सकता, क्यों योग रूढ़ है। रीजन ये है क्योंकि जब आपको रूढ़ शब्द देखते हो तो रूढ़ शब्द में क्या होता है, सेंस क्या होता है कि रूढ़ शब्द में आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे घर है, क्या है, घर है। अगर आप इस शब्द को तोड़ोगे, घर को तोड़ोगे, तो क्या आपको कोई, जैसे घा को आपने तोड़ दिया, घा को अलग कर दिया प्लस रा को आपने अलग कर दिया, तो क्या आपको घा और रा अलग अलग करके कोई अर्थ दे रहे हैं ऐसे, आपको बिल्कुल ये अर्थ नहीं दे रहे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रूढ़ शब्द, मतलब किसी शब्द को तोड़ने पर अगर कोई अर्थ, सार्थक अर्थ ना निकले तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो रूढ़ शब्द हमारे कहलाते हैं ना। तो ये तो रूढ़ की डेफिनेशन हो गई। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि आपकी क्या हो, यौगिक शब्द क्या हो, जैसे पाठशाला, क्या हो गया, पाठशाला, है ना। तो यौगिक आपको मालूम है कोई ना कोई यहाँ पर जुड़ाव हो रहा हो ना, यौगिक हो रहे हैं, मिश्रण है, यौगिक है, दो समांगी मिश्रण पदार्थ जब जुड़ते हैं तो क्या होता है ना, यौगिक बनते हैं या मिश्रण बनते हैं, ठीक। तो ये हुआ, तो आपको मालूम है यौगिक कोई ना कोई चीज यहाँ पर जुड़ रही होगी। तो आपको पाठ और शाला, दो वर्ड आपको यहाँ पर, पाठ भी मिल रहा है और शाला, है ना, पढ़ने की एक शाला, तो दो वर्ड आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप पाठ को भी तोड़ोगे तब भी आपको कोई चैप्टर मिल जाएगा। शाला अपने आप में खुद ही एक सार्थक शब्द है ना। तो ये से दोनों में आपको कोई ना कोई अर्थ मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपको यौगिक। अब बात जब आएगी योग रूढ़ की, तो आप ध्यान रखिए योग रूढ़ में क्या हो जाएगा, योग रूढ़ आपको कोई तीसरा अर्थ देगा। जैसे कि आपको बहुब्रीहि समास में मिलता है कोई तीसरा अर्थ देता है, वैसे ही आपको योग रूढ़ में कोई ना कोई तीसरा अर्थ देता है ना। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको जो दे रही हूँ को ध्यान रखना है, क्या मैं बता रही है ना। तो तीसरा अर्थ जो दे, जैसे दशानन 10 है जिसकी आनंद, अर्थात बात किसकी हो रही है, रावण की बात हो रही है, तो यह क्या है, ये योग रूढ़ है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। चलिए अब तो कोई डाउट नहीं आएंगे ना, है ना, क्योंकि शब्दों में आपको यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पुर्तगाली, आपको किस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, वो कंपटीशन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगी आपको। धीरे धीरे बस आप हर टेस्ट अटेंड कीजिए, सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। आईसीआर मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप अगर पूरा आप अपने कॉन्सेप्ट देखा है, डेली क्लासेस ले रहे हो, कोई भी डाउट आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रह जाएगा। जो मैं यहाँ पर क्लासेस ले रही हूँ, ओम शिव शक्ति क्लासेस आपको दे रहा है ना। चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, यहाँ पर आंसर कीजिए सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बताइए कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हम ये भी पढ़ चुके हैं, अकर्मक भी पढ़ चुके हैं, सकर्मक क्रिया भी पढ़ चुके हैं। तो आंसर कीजिए क्या होगा, क्या श्याम चावल खाता है, क्या है, क्या श्याम चावल खाता है, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या श्याम चावल खाता है, या ज्योति रोती है, या मैंने उसे पुस्तक दी उसका घर है। आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर, कि वाक्य में अकर्मक, अकर्मक का मतलब जहां पर क्या हो, कर्म ना हो, है ना, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया का असर जिसमें कर्ता पर पड़ रहा हो, मतलब वहां पर कर्म ना हो तो वही क्या होता, अकर्मक। अकर्मक जैसे आपको लगता है ना, तो निश्चित, अनिश्चित, निश्चित आपको फिक्स बता रहा है, अनिश्चित मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है, वो फिक्स नहीं है। इसी तरह से सकर्मक बता रहा है मतलब उसके साथ कर्म है, अकर्मक बता रहा मतलब उसके साथ अकर्मक है, मतलब बिना कर्म का है वो।
आपको आसान सी भाषा में बता रही हूँ, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये बिना कर्म का हो जाएगा। तो होगा कौन सा, श्याम चावल खाता है। तो यहाँ पर श्याम क्या कर रहा है, चावल खा रहा है। क्या खा रहा है, चावल खाता है। तो यहाँ पर खाना भी एक क्रिया हो गई, चावल भी एक कर्म है, और श्याम एक करता है। तो ये भी तीनों चीज यहाँ पर अवेलेबल थी। आप नहीं कह सकते हो कि एक अकर्मक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब उसका घर है, उसका घर है। घर क्या है, आपको क्या लगता है कि क्रिया है, घर कोई क्रिया है। उसका तो मान लीजिए कोई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो, कर्ता हो गया। घर क्या हो गया, कोई एक कर्म हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म ना भी कहेंगे तो ये भी कोई ना कोई यहाँ पर भाव दिखा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही, यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही, है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, तो क्रिया नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। फिर क्या, मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे पुस्तक दी। पुस्तक क्या है, एक कर्म है ना। फिर देना भी क्या है, एक क्रिया है। मैंने क्या है, मैंने भी एक सब्जेक्ट है। अब ज्योति रोती है, ज्योति रोती है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई कर्म नहीं, क्योंकि ज्योति एक सब्जेक्ट है, रोना कोई एक क्रिया है। आपको यहाँ पर कर्म नहीं दिखा रहा है, तो यही अकर्मक हो जाएगा। मतलब इसी सेंटेंस में आपको बिना कर्म का सेंटेंस आपको मिला है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ज्यादा डिटेल तो नहीं बता रही हूँ ना, अगर ज्यादा लग रहा हो तो बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो टैलेंट खोज प्रतियोगिता होगी उसमें हम यहाँ पर जो कम से कम वर्डों में आपको डिस्कशन बताएंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए, यहाँ सभी क्वेश्चन बनते हैं हर टेट एग्जाम में कि बादल शब्द के सभी पर्यायवाची किस समूह में आते हैं। बादल शब्द के सभी पर्यायवाची किस समूह में आते हैं। आपको मालूम है कि पर्यायवाची से भी शब्द आते हैं, तत्सम से भी आते हैं, तद्भव से भी आते हैं, समानार्थी से भी आते हैं, सभी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आंसर कीजिए, क्या देखूं मैं मेरे फ्रेंड्स की कैसी तैयारी है कि पर्यायवाची किस शब्द समूह में है। आंसर कीजिए, क्या विद्युत में है, या चपला में है, नीरज में है, या वारिद में है, जलद में, पंकज में है, या नीरद में है, जलद में है, बारिद में है, या जलधर में है, अंबुज में है, अरविंद है। आंसर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर। आई थिंक आपको बहुत टाइम मिल गया है। तो बादल में क्या हो जाएगा, आपको मालूम बादल यहाँ पर क्या है, बादल क्या है, आपको पानी देता है ना, बादल से आपको पानी मिलता है। ठीक है, ये बात होगी। पर्यायवाची किस समूह में है बादल का, तो विद्युत तो आपको मालूम है क्या है, ये विद्युत, ये बिजली का पर्यायवाची है। अब आपको ये मालूम है कि जलज, ये जलज यानी जलज। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पर्यायवाची एक वर्ड आता है, जलद है, और यहाँ पर जैसे जल हो गया, पानी हो गया, है ना। कॉन्सेप्ट आपको बताना, ध्यान दीजिएगा। जल क्या हो गया, पानी हो गया। फिर जलद क्या हो गया, जलज क्या हो गया, जल तो पानी हुआ, ठीक। अब जलज क्या हुआ, अब यहाँ पर लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, जलज। ये जल था, ये जलज था, मतलब आप जल तो था ही, अब जलज आ गया। तो जलज में क्या हुआ, जल में जन्म लेने वाला, जल से क्या हुआ, जन्म लेने वाला, मतलब कौन हुआ, कमल हुआ। जल में कौन जन्म लेता है, कमल लेता है, ठीक। ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ अभी। चलिए, तो आंसर आप सबके आ चुके हैं, है ना। चलिए, तो ये कहाँ हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बादल हो रहा है, मतलब बादल से आपको पानी मिलता है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको जल से तो हमने देखा पानी हो गया, और जलज से हमने क्या देखा, जलज। जल से क्या हो गया, जलज में, जल में जन्म लेने वाला, है ना। तो ये हुआ। अब जलद द आया आपके पास, क्या है, दया। तो द में क्या हो गया, देने वाला। ज से क्या हुआ था, जन्म लेने वाला, और द से क्या हुआ, देने वाला हो गया, है ना। तो यही, क्योंकि बादल हमको पानी देता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीरद में भी है, जहां जहां पर आपको द वर्ड मिलेगा लास्ट में। अगर नीर, क्योंकि नीर तो पानी है, ये आपका पानी है, नीर पानी है, जल आपका पानी है, वारी यानी पानी है। अब दा तीनों में है, तो दा का मतलब होता है देने वाला, तो यही हो गया आपका बादल हो गया। अब यही यहाँ पर जैसे नीर, जल, वारी, अब यहाँ पर दा ना होगा कि जा होता, तो नीरज होता, जलज होता, वारी जो होता, तो वो क्या होता, जन्म लेने वाला होता। किसमें, पानी में जन्म लेने वाला, कमल हो जाता है ना। ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है, महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें। क्या नारायण होता है, या गरुड़ध्वज होता है, या चंद्रशेखर होता है, या कपीश्वर होता है। बताइए क्या होता है राइट ऑप्शन। तो
बताएं महादेव का क्या हो जाएगा? समय समाप्त हो चुका है आप सबका। मैं बताती हूँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चंद्रशेखर यहाँ पर हो जाएगा। चंद्र है, शेखर, चंद्र यहाँ पर ललाट, है ना। तो शेखर वहाँ पर उनका साइन जो 3 उनकी आंखें हैं, चंद्र, है ना, चंद्रमा के समान जो उनकी वो है, चंद्रमा भी उनके वहाँ पर सर पे विराजमान है ना। तो ये भी आपका सेंस आपको दे रहा है। अब बात जब नारायण की आएगी तो ये भी विष्णु भगवान की बात हो। गरुड़ था, जो गरुड़ में जानते हो कि वो भी विराजमान होते हैं, विष्णु जी विराजमान होते हैं, तो ये भी हुआ, है ना। कपीश्वर आपके ईश्वर हुए, है ना। यहाँ पर कपीश्वर की बात भी आपको, कपी यानी बंदर के हैं जो ईश्वर यानी हनुमान जी, है ना, ये भी आपका हो जाएगा। चलिए, तो चंद्रशेखर आपके महादेव के पर्यायवाची, ये आपका बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये आपको डाउट में बहुत बार लाता है, ठीक है, कि आखिर है क्या महादेव का पर्यायवाची चंद्रशेखर कैसे हो सकता है ना। तो आप ध्यान रखें, चंद्र है, शेखर मतलब उनके सिर में क्या है, चंद्र विराजमान है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बताइए, आंसर कीजिएगा सभी लोग। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो प्रागैतिहासिक शब्द है वो निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? क्या जिस इतिहास के प्रमाण हो उसके लिए होता है, या लिपिबद्ध इतिहास होता है इसके लिए होता है, या अति प्राचीन इतिहास से संबंधित होता है इस टाइप का होता है, या ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का होता है? किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? प्रागैतिहासिक वर्ड किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सभी लोग आंसर कीजिए और सभी लोग शेयर करके आइए। अगर आपने शेयर नहीं किया अब तक तो शेयर कीजिए, ईमानदारी शेयर कीजिए, है ना, संख्या बढ़ाइए। और अपने जो अपने हम यहाँ पर 100 लाइव का हमने टारगेट रखा है तो कोशिश कीजिए कि हम यहाँ पर पूरा कर सकें, है ना। चलिए, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। और वैसे भी ये भी हम कल आपको बता चुके हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में हो करके कुछ नाम करो, है ना। तो चलिए, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, क्रिएटिव करते रहना चाहिए, है ना, जो भविष्य के लिए हो, माता पिता के हित में हो, उन्हें खुशी मिले, काम ऐसा करना चाहिए। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से वाक्यांश के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। देखिए, प्रागैतिहासिक, प्राग शब्द क्या देता है आपको, पूर्व देता है। प्राग का मतलब क्या होता है, पुराना होता है, पूर्व होता है। तो आपको क्या प्राग से ही आपको अर्थ क्या मिल गया, प्राग, पुराना। प्राग से भी जब आप संधि विच्छेद करोगे इसका प्रागैतिहासिकता, तो क्या लिखोगे आप, प्राग और ये ऐतिहासिक, है ना। तो आपको प्राग से ये मिल गया पुराना, ऐतिहासिक से आपको मिल गया पुराना ऐतिहासिक यानी इतिहास मिल गया। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ज्ञात इतिहास से पूर्व समय का, है ना। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। कोशिश तो यही कर रही हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ आप सबको समझाने की। अगर नहीं आ रहा हो तब भी बताइएगा और खुल के बताइएगा, है ना। यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि मैम को बताना नहीं, आपको बताना है ना। अपने मन की बात जो आपको समझ में नहीं आ रही है, मैम सुनने के लिए तैयार हैं। कमेंट कीजिए, पर्सनल में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा, है ना। चलिए, नाम क्या आपको तो मालूम है ना, ओम शिव शक्ति, है ना। तो यहाँ पर शक्ति भी है, ओम यानी शिव जी भी है। तो जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों होती हैं तो आपको मालूम है कि वहाँ पर कोई काम असफल नहीं होता। तो आप सब बिल्कुल यहाँ से सफलता पूर्वक जाएंगे। एक एक सीट सबको मिलने वाली है, एक एक सीट, सरकारी सीट सबको यहाँ से निर्धारित होकर के जाएगी, है ना। बस ईश्वर का भजन कीजिए और साथ साथ कर्म भी कीजिए, सिर्फ भजन ही नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि राजा नगर में आए, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? राजा नगर में आए हैं, तो अगर अर्थ के अनुसार हम यह वाक्य देखें कि कोई यहाँ पर कौन सा अर्थ कौन सा दे रहा है, ये राजा नगर में तो आए, है ना, तो कौन सा अर्थ यहाँ पर दे रहा है? क्या संदेश सूचक दे रहा है, या विधानात्मक दे रहा है, या संकेतात्मक दे रहा है, या इच्छाबोधक दे रहा है? बताइए, आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समय समाप्त हो चुका आप सबका। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधानार्थक यहाँ पर वाक्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, राजा नगर में आए हैं मतलब आए हैं, है ना, आपने बुलाया नहीं था, तो कोई ना कोई विधि का विधान था तभी वो आए, है ना। यहाँ पर ये क्योंकि संदेश तो आपको कोई मिल नहीं रहा कि आए हैं, है ना, और आपको संकेत भी नहीं मिल रहा, इच्छा बोधक भी यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, विधानार्थक विधि, यहाँ पर विधि का विधान यहाँ पर बताया जाएगा कि आए हैं, है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? तो पहला ऑप्शन क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। दूसरा क्या है, विधानवाचक वाक्य है। तीसरा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। चौथा क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है। बताइए, तो अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा, बताइए क्या हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर की बात हो रही है, मगर की बात हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बताइए, आंसर कीजिए। तो फंसने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्या हो जाएगा, एक ये संकेत हो जाएगा। अगर आपको निश्चित नहीं है, आपको यहाँ पर निश्चित वाक्य नहीं बताया गया है, बताया क्या, संकेत एक तरह से। अगर वह आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर वह आया तो एक संकेत बता रहा है, आपको विधि का नहीं है, विधान तो नहीं बता रहे कि नहीं जाएगा ही, प्रश्न भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, आज्ञार्थक भी आपको यहाँ पर नहीं हो रहा है ना। मिल क्या रहा है, संकेत मिल रहा है कि अगर कुछ आया तो कुछ ऐसा ही होगा, है ना, इस टाइप का आपको आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझा पा रही होंगी और आप समझ भी पा रहे होंगे, है ना। तो बहुत फ्रेंड्स का यहाँ पर बाइलिंगुअल की बात की गई है, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द बाइलिंगुअल भी यहाँ पर क्वेश्चन करा दूँ, कोशिश कर रही हूँ, बट अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइप वाले भैया थे अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे उनके कारण, तो जल्द ही वो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम है, नहीं तो हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, है ना। चलिए, आपको परेशान नहीं होना है, ओम शिव शक्ति क्लासेस सभी देने वाला है आपके साथ, बस अब जुड़े रहिएगा और देखिएगा साथ साथ ही ओम शिव शक्ति क्या साथ में लाने वाला है, क्या करने वाला है ना। चलिए, हाँ, आपके जो भी लाएगा वो आपकी सफलता से रिलेटेड ही लेकर के आएगा, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संकेतवाचक आपका वाक्य हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम आप सब क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा इजी भी तो नहीं लग रहे हैं ना, तो बताइएगा आपकी क्वेश्चन किस टाइप के हैं मैम। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। देखिए, यहाँ पर भी अकर्मक आ गया है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जाकर उठा के देखिए हिंदी का, और बताइए कि मैम आपने जो पढ़ाया है, आपने जो कल क्वेश्चन कराया, कितने नंबर तक उस पार्ट से, उस सेशन से आएगा, बताइएगा। अब पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन यही पार्ट, जो पाठ हम यहाँ पर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं, तो आप बताइएगा कि मैम इतने नंबर से यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, है ना, जरूर बताइएगा आप सब लोग, है ना। चलिए, क्योंकि मैं जो सेशन लेकर के आई हूँ मैं सब कुछ देख करके ही लाई हूँ। अकर्मक क्रिया है, मतलब कि जिसमें कर्म नहीं है ना। चलिए, तो पक्षी उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। क्यों होगा, पक्षी उड़ने की बात हो रही है ना। उड़ना क्या है, उड़ना तो एक क्रिया है, कर्म तो कुछ होगा नहीं, उड़ेगा ही ना, पक्षी बैठेगा तो है नहीं, है ना। तो ये भी क्या है, एक क्रिया है, और तो कुछ इसमें कर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया ये क्रिया हो गई, कर्ता हो गई, ठीक है। चुगना, चुग रही मतलब कुछ एक्टिविटी कर रही, तो ये दाना क्या कर्म हो गया, है ना। मतलब जहां पर क्या और किसको का आंसर मिले वो आपका क्या हो जाता है, सकर्मक, और जहां पर क्या और किसको का आंसर ना मिले वो क्या हो जाता है आपका अकर्मक। ये आपका एक ट्रिक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, पशु मैदान में चल रहे हैं, कौन चल रहा है, पशु चल रहे हैं, पशु हैं, कहाँ चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, कौन चल रहा है, पशु चल रहे हैं। तो आपको क्या और किसको का आंसर इसमें मिल रहा है, इसीलिए आपका ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। गुरुजी ने बच्चों को पढ़ाया, कौन पढ़ाया, गुरुजी ने। क्या पढ़ाया, किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। तो मतलब क्या कौन थे, गुरुजी। कौन पढ़ाया, गुरुजी थे। किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, है ना। चलिए, तो ये भी आपको क्या और किसको आंसर मिल रहा, मतलब ये भी सकर्मक है। रह क्या गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या और किसको का आंसर नहीं मिलेगा। पक्षी उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, कुछ बताया यहाँ पर स्थान नहीं बताया गया, है ना। सिर्फ क्रिया बताइए, कर्म में नहीं बताया गया, तो यही आपका कर्मक हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। पानी पानी हो जाना, पानी पानी हो जाना मुहावरे का उचित प्रयोग हुआ है। बताइए, पानी पानी हो जाना उचित मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग हो, कहाँ पर प्रयोग हुआ है। अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया, ये हो जाएगा। या कड़ी धूप में परिश्रम करते करते हुए पानी पानी हो गया। या रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर महेंद्र बाबू पानी पानी हो गए। या ताजी जलेबियां देखकर उसके मुंह में पानी पानी हो गया। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। पिछली बार बहुत सारे साथियों का कहना था कि मैम आप बहुत फास्ट करा दी थी सेशन, तो इस बार थोड़ा टाइम दे रही हूँ, तो आप सब आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। अब बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पानी पानी हो जाना, अतिवृष्टि से सर्वत्र पानी पानी हो गया, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ आपको सिर्फ सेंस नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर हो पानी पानी हो गया मतलब कि
जैसे कभी कभी आदमी क्या करते हैं, कोई काम करते रहते हैं तो डर सा लगने लगता है ना, तो अचानक कोई एक रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है, डर सा होने लगता है, मतलब पानी पानी, मतलब कुछ अजीब सा रिएक्शन होने लगता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया है, रेल में बिना टिकट के चढ़े, कौन चढ़ा है, महेंद्र बाबू चढ़ गए हैं रेल में, तो क्या हो गया, टिकट वाले को देख करके पानी पानी हो गया, मतलब डर से उनका यहाँ पर दुराचार हो गया है। जो भी आप सेंस लगा लीजिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। तो बिना टिकट के आपको रेल में नहीं चढ़ना है ना, नहीं तो टीटीआई पकड़ करके वहीं पर रेल के डिब्बे में बांध कर लटका देगा, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर रही ईमानदारी से अपना ईमान बिल्कुल वो खोए कभी भी, कहीं भी रहें। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द्रौपदी का चीर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या बता रहा है। ये द्रौपदी का जो चीर है, मुहावरे का सही अर्थ क्या दे रहा है, क्या लज्जा हरण दे रहा है, या ऐसी वस्तु जो समाप्ति ही ना हो, या अत्यधिक कुरूप दे रहा है, या बहुत पवित्र दे रहा है। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था, मतलब वहां पर वस्तु थी जो चीर क्या थी, साड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर साड़ी ही ऐसी चीज थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, है ना। द्रौपदी को तो नहीं बताया, द्रौपदी खत्म नहीं हो रही थी, वहां पर चीर कोई वस्तु थी, साड़ी थी, तो वहां पर वो था जो उसका पल्लू खत्म ही उनका नहीं हो रहा था ना। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लज्जाहरण की बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है, अत्यधिक कुरूप में भी द्रौपदी का चीर की बात नहीं हो रही है, बहुत पवित्र की बात भी नहीं हो रही है ना। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलें तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। बालक रोता हुआ शनै शनै माँ के पास पहुंचा, क्या हुआ, बालक रोता हुआ शनै शनै माँ के पास पहुंचा में कौन सा पदबंध है। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, शनै शनै माँ के पास तो पहुंचा, लेकिन इसमें से कौन सा पदबंध है, क्या संज्ञा पदबंध है, या क्रिया पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है, या विशेषण पदबंध है। बताइए, इसमें जो सेंटेंस है, बालक रोता हुआ, मतलब बालक रो रहा है, शनै शनै माँ के पास पहुंचा, मैं तो आपको ऑप्शन में ही आंसर बता देती हूँ, है ना। तो आप लोग आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, क्योंकि आपकी टैलेंट खोज प्रतियोगिता है, इसमें 10 जो प्रतिभागी हैं वो आपसे चुने जाएंगे। यहाँ पर जितने दोस्त आपके नहीं जुड़ पाए हैं सभी को जोड़ लीजिए, है ना। आज यहाँ पर 10 प्रतिभागी यहाँ से लिए जाएंगे, है ना, जो कि लकी ड्रॉ में उसमें जोड़ा जाएगा, जिसका नाम आएगा वही यहाँ पर विनर बनेगा, है ना। चलिए, तो कोशिश कीजिए कि आप सबके बीच ही कोई ना कोई आए, बाहरी कोई ना आए, है ना, फिर आए भी तो आपके फ्रेंड्स ही हों, हमारे फ्रेंड्स हों, आपके फ्रेंड्स हों। चलिए, तो देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी हैं तो पढ़ने वाले हों, यहाँ पर डेली क्लासेस लेते हो या ना, जहाँ से भी है, मुझे इससे कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर अपना टेस्ट दें, अपना स्कोर देखें, है ना। सभी के लिए क्लासेस है, फ्री है, निःशुल्क है। चलिए, तो बालक रोता हुआ शनै शनै माँ के पास पहुँचा, आंसर कर चुके होंगे, आई थिंक आप सब लोग, काफ़ी समय मिल चुका, इसीलिए बीच में डिस्कस करने लगती हूँ कि आप लोग आंसर कर लो उसमें, है ना। पिछली बार की तरह ना हो कि मैम बहुत तेजी से आप चल रही थी। तो रोता हुआ, रोना क्या है, क्रिया हो रही, शनै शनै धीरे धीरे चल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, मतलब कि बालक रोता हुआ शनै शनै माँ के पास पहुंचा, मतलब क्रिया भी हो रही है, साथ साथ विशेषण, विशेषता क्या है कि शनै शनै धीरे धीरे पहुंचा, मतलब विशेषता है कि किस टाइप का पहुंचा बच्चा ने, धीरे धीरे, मतलब विशेष कोई चीज यहाँ पर हो रही है ना। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाए, क्योंकि संज्ञा की बात यहाँ पर हो नहीं रही है ना। क्रिया प्रतिबंध की बात नहीं हो रही है ना, विशेषण की बात हो रही है। वो किसकी रही है, क्रिया की, रोता क्रिया है और शनै शनै क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर क्रिया और विशेषण का पदबंध यहाँ पर जुड़ रहा है ना, वाक्य यहाँ पर बता रहा है। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आंसर कीजिए सभी लोग कि औद्योगिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। औद्योगिक कोई शब्द है, उसमें किस प्रत्यय का, अब बताइए, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के आखिरी में जुड़ा होता है, उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के शुरुआत में उनको जोड़ा जाता है ना, ये होता है। तो यहाँ पर बताइए, औद्योगिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, क्या उद्योग का हुआ है, या गिक का हुआ है, इक का हुआ है, या का हुआ, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं सभी लोग। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, देख लीजिए, जब आप शब्द कोई पाइए तो सबसे पहले शब्दों को तोड़िए, मैंने आपको बता चुका है यहाँ पर कि शब्दों को सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए उसका। तो
आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो जब आप औद्योगिक को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, औद्योगिक को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आपको ध्यान रखना कि जब आप तोड़ेंगे तो उसमें भी आपको दोनों को कोई ना कोई अर्थ मिलना चाहिए, तभी उस चीज का सार्थक अर्थ मिलेगा, तभी आपको संज्ञा का वही आपको उपसर्ग कहलाएगा, वही आपको प्रत्यय, है ना। मतलब उसका दोनों का अर्थ होना चाहिए, तोड़ने वाले का भी है, जो तोड़ने के बाद मिला है वो भी, उसका भी अर्थ कोई ना कोई होना चाहिए, है ना। चलिए तो बात करते हैं कि औद्योगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप सबसे पहले तोड़ लीजिए, औद्योगिक हमने लिखा, है ना, हमने क्या लिखा, औद्योगिक हमने लिखा। तो आपको मालूम है कि आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, पीछे से अर्थ ले लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा तोड़ने में। अगर आप पीछे से अर्थ लेंगे तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, औद्योगिक, औद्योगिक। तो आप ये क्या, पहले आप उद्योग ले लीजिए, यहाँ पर उद्योग ले लीजिए, है ना, तो आपको ये उद्योग मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, अब यहाँ पर छोटी गी है आपके पास, तो आप यहाँ पर छोटी गी, ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, औद्योगिक, इक आपको ऐसा आभास हो रहा है कि इक बता रहा है, लेकिन कौन सा ई, छोटी ई, क्योंकि मात्रा गी में किसकी लगी, छोटी ई की लगी। अब आपको उद्योग तो हमने निकाल लिया है, पहले ही निकाल लिया, अब आपके पास क्या बचा, इक बचा है ना, क्योंकि गा तो हमने निकाल लिया, अब छोटी ई बचा, पर सेंस क्या दे रहा है, इक, औद्योगिक, इक दे रहा है ना, तो छोटी ई हमारा ये निकला और साथ ही साथ का आपका ये निकला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा औद्योगिक, उद्योग आपको एक सार्थक अर्थ हो गया और इक आपको क्या हो गया, एक प्रत्यय हो गया। तो आप जब तोड़ेंगे शब्दों को तो आपको उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ मिलना चाहिए, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए इस टाइप की क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, है ना, पहाड़ों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बने हुए हैं, इसी में यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो ध्यान दीजिए और आंसर कीजिए सभी लोग, और अगर अपने साथियों को नहीं जोड़े हैं तो जोड़ लीजिए, ईमानदारी दिखाइए, अपना टारगेट दिखाइए, क्या था मैम आज का हमारा टारगेट। तो क्या हो जाएगा, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान क्या कहते हैं, बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा। उसको हम घाटी कहते हैं, क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, है ना। बंजर हम नहीं कहते, क्योंकि जहाँ पर उपजाऊ भी भूमि नहीं, जहाँ पर उपजाऊ नहीं होता तो उपज नहीं होता, उसको हम बंजर कहते हैं। चट्टान आपके पत्थरों से रिलेटिव रहते हैं वो, जमीन आपकी तो आपको मालूम है जमीन क्या है, ये भी हो गया, है ना, ठीक है। घाटी आपको बीच के स्थान को क्या कहते हैं, हम उसको घाटी कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कि एक वाक्य रहेगा, वाक्य का एक कोई ना कोई छोटा अर्थ देता होगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अनावृष्ट से आशय है, क्या है, अनावृष्ट से आशय है, क्या आशय है अनावृष्ट से, बताइए। क्या बरसात बिल्कुल ना होना, या ठीक ठीक बरसात होना, या बहुत कम बरसात होना, या आवश्यकता से अधिक बरसात होना, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। अनावृष्ट से आशय है, अनावृष्ट, बताइए, ठीक ठीक बरसात होना होगा, या बहुत कम बरसात होना, या आवश्यकता से अधिक बरसात होना, सभी लोग बताएं। अनावृष्ट से आशय हो जाता है बरसात बिल्कुल ना होना। एक अनावृष्ट होता है, एक अतिवृष्ट होता है, मतलब कि एक बहुत ज्यादा, एक बहुत कम होता, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है ना। अनावृष्ट का मतलब होता है बरसात बिल्कुल ना होना, है ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला आपका हो जाएगा, है ना। चीजें आपको समझ तो आ रही है ना, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ आपको समझ तो पा रहे हो ना आप सब ना। नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बेझिझक बताइएगा, है ना। बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि ये निःशुल्क क्लास है तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मैम से, बिल्कुल आप बिल्कुल अपने मन में नहीं लाना है आपको। आप ये सोचना है कि मैम हमारी है, मैम हमारी हमारे लिए पढ़ाती है, ये हमारी क्लास है, अपने अधिकार से पूछिए। जिस तरह मैं आपको अधिकार से बार बार कहती हूँ कि शेयर कीजिए, क्यों ना कहूँ, मेरा अधिकार है आप सबसे, है ना। तो अधिकार से अपने अधिकारों को देखिए कि हमारा अधिकार क्या है, मैम ने हमको अधिकार क्या दिए हैं, हमने आपको अधिकार दिया तो अपने अधिकारों का पालन कीजिए, है ना। जैसे आपको मौलिक अधिकार मिले, अपने मौलिक अधिकारों का आप प्रयोग करते हो कहीं ना कहीं, है ना, तो उसका भी आप यहाँ पर भी प्रयोग कीजिए अपने अधिकारों का। आप खुला यहाँ पर पूछिए, जो आपको मैम से आपको पूछना, जो डाउट लग रहा है वो पूछिए, और साथ ही साथ मैम अगर अपने अधिकारों का वहन कर रही है तो आप भी कीजिए, है ना। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओम शिव शक्ति जो भी क्लासेस हैं, जो भी रिलेटिव कुछ भी आप क्रिएटिव करेगा वो अपने साथियों के लिए कर रहा है, और अपने साथियों के अनुसार ही करेगा, उन्हीं से पूछ करके करेगा। मैं कुछ अलग से नहीं करूंगी, मैं आप सबके राय से ही करूंगी, जो कुछ भी करूंगी यहाँ पर सब आप सबके राय के। क्लासेस का टाइमिंग रहेगी तो वो आप बताएंगे मैम इस टाइम पर क्लास रहनी चाहिए, उसी समय, क्योंकि पहले मैं दोपहर में क्लास लेती थी, अब मैं रात में लेने लगी रात्रि के 9 बजे। तो ये सब मैम हमारे सब फ्रेंड्स ही बोले, है ना। पहले हम दोपहर में लेते थे, फ्रेंड्स हमारे नहीं जुड़ पाते थे, फ्रेंड्स ने कहा, मैसेज किया कि मैम हमें रात में क्लास चाहिए, मैं रात में कर दी। तो सब कुछ यहाँ पर उन्हीं के अनुसार होगा, क्योंकि पढ़ाने तो मैं उन्हीं को आई हूँ ना, खुद तो पढ़ने नहीं आई हूँ।
क्योंकि साथ में पढ़ूंगी ना, इसलिए। चलिए तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि कौन सा क्रम सटीक नहीं है, कौन सा क्रम ऐसा है जो सटीक नहीं है। क्या कोट मतलब कि यहाँ पर सटीक का मतलब है कि दोनों अर्थ एक सेंस ना दे रहा हो, है ना, एक सटीक अर्थ दोनों ना दे रहे हो। तो यहाँ बताइए, कठोर कोमल नहीं दे रहे हैं, दाखिल और खारिज नहीं दे रहे हैं, अतिवृष्ट अनावृष्ट नहीं दे रहे हैं, पंडित या विद्वान नहीं दे रहे। बताइए आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों है कठोर का मालूम है आपको, जो कोई चीज कठोर है तो कोमल है, पत्थर है तो वो सॉफ्ट है ना। दाखिल कोई चीज आपने दाखिला दिलाया है तो खारिज कर दिया गया है ना। कोर्ट में ज्यादातर होता है कि अगर आपने कोई भी मैटर आपने दाखिला वहां पर दाखिल दिया है या मतलब प्रवेश किया है आपने जो भी, तो वहां पर से क्या कर दिया जाता है, अपने खारिज कर दिया जाता है वहां से। तो ये कोर्ट में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, आमतौर पर नहीं करना है ना। कोर्ट कचहरी का आपको मामला बिल्कुल नहीं जाना है वहां पर। चलिए तो बहुत मुश्किल आएगी तब कभी जाना, वैसे नहीं जाना, कोर्ट कचहरी बहुत दूर रहना वहां सबसे, ठीक। चलिए तो यहाँ पर बात होती है अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि यहाँ पर बहुत ज्यादा अति हो गई, अनावृष्टि बहुत कमी हो गई। पंडित और विद्वान यहाँ पर रिलेटिव नहीं, सटीक नहीं हो रहे, क्योंकि पंडित कोई भी हो सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कपाट का तद्भव क्या है। देखिए तद्भव तत्सम क्वेश्चन बहुत बने हैं, तो आंसर कीजिए कपाट का क्या होगा। बताइए सभी लोग आंसर कीजिएगा इसमें, क्या कोठी होगा या मस्तक होगा, किवाड़ होगा या तिलक होगा। आंसर कीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप सब जरूर बताइएगा, है ना। स्कोर भी बताना है, अपने नाम भी मेरे पर्सनल मैसेज पे सभी को करना है। चलिए तो बात बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कपाट का किवाड़ हो जाएगा, है ना, मस्तक नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ये आंसर मत करके आइएगा, है ना, इसलिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। कपाट का क्या हो जाएगा, किवाड़ यहाँ पर तद्भव हो जाएगा, है ना। कपाट क्या है, एक तत्सम शब्द है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये किवाड़ हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, हम देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए। क्या है, हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, रेखांकित शब्द में है। बताइए हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, तो इस शब्द में जो गरीबी में यहाँ पर गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो रेखांकित शब्द में क्या है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। आंसर करें सभी लोग, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताएं। हमें गरीबों पर दया करनी है, किसके ऊपर, गरीबों पर। तो गरीब क्या है, रेखांकित शब्द, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो क्या हो जाएगा, गरीब शब्द क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बताएं, संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि गरीबी अमीरी किसी व्यक्तिगत विशेष किसी की नहीं है, ये एक भाव है, मन का भाव है कि हमारे पास गरीबी है, हमारे पास अमीरी है, मन के माने हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में कुछ ठान लिया है तो कोई गरीबी कोई अमीरी नहीं हो सकती, है ना। ये व्यक्ति के कर्म ही सब कुछ गरीब अमीर का भाव देते हैं, बनाते हैं। अगर क्यों नहीं हो सकती, अमीर आप क्यों नहीं हो सकते। और अमीरी की बात यहाँ पर सिर्फ पैसे या धन से नहीं होती, आपके व्यक्तित्व होती है, आपका कर्तव्य होता है, आपका सम्मान होता है, आपकी ईमानदारी होती है। फिर किस बात की गरीबी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप ईमानदार हैं, आप झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं, तो किस बात की गरीबी है। इन सब के बाद तो आप जीवन में अमीर हो सकते हो ना। क्या पैसे जुटा लिए तो आप अमीर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपके पास कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, असत्य होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, अपने बड़ों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने छोटों के प्रति होना चाहिए, अपने फर्ज को समझिए कि हमारा फर्ज क्या है। इन सब के बावजूद आप गरीब कैसे हो सकते हैं, कोई नहीं हो सकता। मुझे तो मेरा मानना ये नहीं है कि पैसों से ही व्यक्ति अमीर होता है। आपके पास आपके अपने हैं, आपका भाई, आपका परिवार, आपके पास ईमान है, इज्जत है, सब कुछ है, तो गरीबी किस बात की, किसी बात की नहीं है ना। तो गरीबी मन से निकाल दीजिए, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। यहाँ पर आप अपना यहाँ पर सिलेक्शन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सभी एक समान है, किस बात की गरीबी, है ना। चलिए कर्म नहीं करेंगे तो हाँ, कर्म के बिना गरीब हो सकते हैं, दौलत के बिना नहीं। कर्म नहीं करेंगे तो जरूर गरीब हो जाएंगे, लेकिन अगर कर्म यहाँ पर कर रहे हैं तो बिल्कुल गरीब होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही है, प्रयत्न तो कर रहे हो ना कम से कम, है ना। कम से कम चींटियों से तो एग्जाम्पल लीजिए, चींटियां दिन भर पूरा दिन चलती हैं, उनके आपने ये नहीं देखा होगा उनकी फैमिली कहाँ है, पर चलना पूरा 24 घंटे चलती हैं, वो आपसे ज़्यादा चलती हैं। आप तो किसी टाइम रेस्ट भी लेते हो, वो किसी टाइम रेस्ट नहीं लेते, जबकि उनको किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करनी है ना। चलिए तो सीखिए किसी न किसी चीज़ से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख देने के लिए हर यहाँ पर जो भी रिएक्शन होता है, प्रकृति जो हमें बताती है कुछ ना कुछ सीख देती है हमको। तो हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये
ये एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा। आपके मन की एक दशा, जब भाववाचक में क्या होता है, मन हो, दशा हो, अवस्था हो, वहां पर क्या होता है, भाववाचक होता है ना। तो ये आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ज्यादा समय ले ली हूँ तो स्किप ना कर दें फ्रेंड्स, है ना। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये भी जीवन से आपके महत्वपूर्ण है। तो आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा इस राइट ऑप्शन। आप बताएं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, या खाए बौराय, या खाए बौराय नर, या पाए बौराय। या यहाँ पर क्या हो जाएगा, या पाए, यहाँ पर खाए होगा, दूसरे में पाए होगा। बताइए, आंसर कीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर अलंकार से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज, ठीक है। तो ध्यान दीजिए और आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, या पाए बौराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है? आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीजन जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ये आपको जरूर डाउट करेंगे, है ना। तो आपको डाउट आज के बाद क्लियर कर देना है। देखिए, यहाँ पर होता है, अनुप्रास में क्या होता है कि जब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, किसकी हो, वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास होता है। और जब शब्दों की आवृत्ति हो, वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे अनुप्रास में क्या हो जाएगा, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। मतलब चा वर्ड ही बार बार आ रहा है, मतलब एक वर्ण आ रहा है, शब्द नहीं आ रहे हैं। क्योंकि चारु चंद, सबके चारु चंद चंचल, ये सब तो अलग अलग वर्ड, लेकिन चा वर्ड बार बार आवृत्ति हो रही है ना, किसी एक शब्द की आवृत्ति हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन जब आपके शब्दों की आवृत्ति होगी, जैसे कनक और ये दूसरा कनक, दो बार एक ही शब्द की आवृत्ति हुई, तो एक कनक का क्या होगा, क्योंकि पहला कनक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बता रहा है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर। अगर ये पहले वाले सोना कोई पा जाता है, मतलब खा लेता है, तो क्या हो जाता है, कनक यानी धतूरा। तो पहले वाले धतूरे कोई खाएगा तो वो पागलपंती वाले एक्टिंग करने लगेगा, ठीक। तो धतूरा आपको बिल्कुल नहीं खाना है ना। तो फिर क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा कनक क्या है, सोना। क्योंकि यहाँ पर या खाए यहाँ पर नहीं होगा, या पाए होगा। दूसरे में क्या होगा, या पाए। जब दूसरा व्यक्ति सोना पा जाता है व्यक्ति, तो अभी बौर आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको लॉकर में रखना है या घर पे रखना है ना। तो ये आपको डाउट क्लियर हुआ। आज के बाद डाउट तो नहीं आएगा ना। चलिए, अगर डाउट आएगा तो फिर भी बताइएगा। उपमा में आपको तुलना की जाती है, इसलिए इसमें अर्थ चिपका हुआ आपको बताता है, ठीक। चलिए, तो यमक अलंकार आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। थोड़ा टाइम दे देती हूँ इसलिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सभी साथी डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, रात्रि के 9 बजे यहाँ पर क्लासेस रहती है ना। चलिए, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए। रस की बात है तो बताइए कौन सा है। शांत रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा, या श्रृंगार रस होगा, बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर किसकी बात हो रही, मोर की हो रही, मुकुट की हो रही है ना। तो आंसर कीजिए सभी लोग। वैसे मैं आपको हिंट दे देती हूँ तो वही आपका आंसर हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, राइट ऑप्शन बताना है। तो मोर की बात हो रही है, मुकुट की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुकुट एक श्रृंगार है, मोर भी एक क्या है, एक तरह से ये भी एक श्रृंगार है। तो ये क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस की बात यहाँ पर हो रही है ना। किसकी बात हो रही है, श्रृंगार रस की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ना तो हंसी की बात हो रही है, ना तो करुण दया की बात हो रही है, ना शांत रस की बात हो रही है। गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, पति की भी बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं श्रृंगार से ही रिलेटिव हो रही है बात, है ना। जब कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जैसे मोर है, मुकुट है, चूड़ी है, बिंदी है, तो ये सब किससे वर्ड है, ये श्रृंगार से है ना। श्रृंगार रस की बात तो यहाँ पर होती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वैसे भी लेडी जो होंगी तो वो तो सब समझती होंगी, है ना, श्रृंगार रस के बारे में ज़्यादा जानती होंगी। मेरे भाई फ्रेंड्स तो नहीं जानेंगे, लेकिन उनको सबको भी जानना है, क्योंकि आपके रस में आने वाला है, उन्हीं बस एग्जाम में नहीं आएगा, बाकी सब भी आप सबको जानना है। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन्योन्याश्रित। यहाँ पर क्या है, अन्योन्याश्रित है ना। तो बताइए यहाँ पर जो अर्थ होगा इसका क्या होगा, अन्योन्याश्रित, किसी पर आश्रित होना, या किसी पर आश्रित ना होना, या एक दूसरे पर आश्रित होना, या किसी को आश्रित बना देना। बताइए, आंसर कीजिए क्या होगा राइट ऑप्शन आपका, अन्योन। अन्योन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अन्योन आश्रित। तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि अन्योन क्या है, आंसर आप सबको आ चुका होगा आई थिंक। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्योंकि रीजन क्या है, बताइए रीजन क्या है, क्यों इसका होगा, रीजन क्या है बताइए आप सब। रीजन ये है कि एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन क्रिया है,
बातचीत क्या है, एक अन्योन क्रिया, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्वकालिक क्रिया है? आपको मालूम है कि जो क्रियाएं होती हैं तो कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, कुछ अन्य सहायक क्रियाएं भी होती हैं। तो जो हमारी यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है, बताइए यहाँ पर कौन सी पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है ना? क्योंकि हमने सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया देखा और 5 आपकी अन्य क्रियाएं भी होती हैं। एक पूर्वकालिक होती है, सहायक होता है, कई सारे होते हैं, हमने क्रिया की क्लासेस हो चुकी हैं, व्याकरण पाठ में जा करके आप देख लीजिए। बताइए पूर्वकालिक क्रिया इसमें से कौन सा? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, या राम भोजन करके सो गया, या श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, या राम ने दूध पिया। आंसर कीजिए सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्वकालिक, यानी पूर्व मतलब पहले होना चाहिए, है ना? तो पहले यहाँ पर कौन? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहाँ पर कब पढ़ाई? पूर्व की कोई बात हो नहीं रही है। आंसर कीजिएगा सभी लोग, ठीक है? राम भोजन करके सो गया, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, पूर्व यहाँ पर भी थप्पड़ मार, श्याम ने कब मारा, कैसे मारा, ये भी कोई बातचीत नहीं, सिर्फ मारा है, पूर्व और बाद की बात नहीं हो रही। राम ने दूध पिया, कब पिया, ये भी बातचीत नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? राम भोजन करके सो गया। राम ने पहले क्या किया? पहले भोजन किया, इसके बाद से सो गया, मतलब 2 क्रियाएं उन्होंने किया और उसके साथ साथ पहली क्रिया क्या गया? पहले उन्होंने भोजन किया। तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी राम भोजन, है ना? जो भोजन हो रहा है यहाँ पर पहली क्रिया हो रही है, ठीक। चलिए तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ, नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आप सबको, जितना ज़्यादा हो सके जोड़िए सभी फ्रेंड्स को। बताइए आंसर कीजिएगा। राम नाम जपना, राम नाम जपना पराया माल अपना का क्या अर्थ है? बताइए। लोकोक्ति मुहावरे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान दें कि यहाँ पर समझ के जाना है, ठीक। चलिए, राम नाम जपना पराया माल अपना, बहुत यहाँ पर लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही जाती है। तो क्या दान करना होगा इसका अर्थ, या सर्वज्ञ होना, या दूसरों से सहानुभूति होना, या धोखे से धन जमा कर लेना, क्या इसका सेंस हो? बताइए। तो राम नाम जपना मतलब कि आंसर आप सबका आ चुका होगा, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? राम नाम तो आप जप ही रहे हो और क्या कर रहे हो? दूसरों का माल भी अपने ऊपर आप अपने पास जमा कर रहे हो, मतलब कि एक तरफ भगवान का नाम ले रहे हो, दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, मतलब आप धोखे से धन जमा कर रहे हो, है ना? इधर राम का भी नाम ले रहे हो और साथ साथ चोरी भी कर रहे हो, है ना? परायों का भी माल अपना कर रहे हो, है ना? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है ना? जो भी भगवान जी दें खुशी मन से लीजिए, उसे प्रसाद के तौर पर लीजिए, अपने कर्म करिए, आपको स्वयं मिलेगा, है ना? तो बिल्कुल किसी के दूसरे के पराया माल को आपको देखना नहीं है, ना ही आपको छीनना है, आपको स्वयं मिलेगा। कर्म करिए, सबको मिलता है, कर्म के बाद ही सबको मिलता है। चलिए बताइए, गमला कौन सा शब्द है? गमला कौन सा शब्द है? अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, अरबी है, या तुर्की है? आंसर कीजिए सभी लोग, गमला कौन सा शब्द है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। तो आई थिंक आंसर आ चुका होगा आप सबका। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? गमला पुर्तगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? पुर्तगाली होगा, ठीक। गमला क्या है? ना तो तुर्की है, ना अरबी है, ना अंग्रेजी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। पुर्तगाली से, अरबी से, तुर्की से चाकू क्या है, चीकू क्या है, गमला क्या है, इन सब से क्वेश्चन बनता है। मैं धीरे धीरे हर सेशन पे आपको कोशिश करूंगी कि इंक्लूड करके लाऊं, तो आपकी चीजें सारी आपकी रिपीट हो सके, ठीक। चलिए, तो आज के बस 30 ही क्वेश्चन थे, है ना? उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, और नहीं आया तो भी बताइएगा, आया है तो भी बताइएगा, दोनों बताइएगा, है ना? फीडबैक भी हमें चाहिए। और अब अपने सभी नंबर, जितने साथी यहाँ पर क्विज यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, सभी साथी यहाँ पर नंबर में यहाँ पर नंबर चैट में आपको दूंगी, उसी नंबर पे आप क्या करेंगे? आप अपने नंबर बताएंगे और अपने नाम बताएंगे, ठीक। चलिए, उसी के अनुसार हम यहाँ पर जो कांटेक्ट कर पाएंगे, जो भी हमारे यहाँ पर विनर होंगे, लकी ड्रॉ होंगे, उनसे हम कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो काफी खुशी हुई। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।